बच्चों, आज की कक्षा हिंदी कोर की कक्षा। इस वीडियो के पिछले भाग में हम विष्णु खरे द्वारा रचित पाठ चार्ली चैपलिन यानी हम सब का अध्ययन कर रहे थे। आज की कक्षा में हम उसी पाठ के शेष और अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि चार्ली चैपलिन एक अंग्रेजी हास्य अभिनेता और फिल्म निर्देशक थे। वे सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में एक होने के अलावा अंग्रेजी सिनेमा के क्लासिकल हॉलीवुड के प्रारंभिक से मध्य युग तक के महत्वपूर्ण फिल्म निर्माता और संगीतकार थे। पिछली कक्षा में हम लोग चार्ली चैपलिन के जीवन मूल्यों की बात कर रहे थे। उन्होंने अपने द्वारा प्रदर्शित कला को भावना से जोड़ा, यानी कला के लिए उन्होंने भावना को ही चुना, क्योंकि उसके पीछे अनेक कारण थे। बचपन की दो घटनाओं ने चार्ली पर गहरा और अस्थायी प्रभाव डाला था। एक बार तो वे जब बीमार थे तो उस समय उनकी मां ने उन्हें भगवान ईसा मसीह के जीवन के बारे में बाइबिल से पढ़कर सुनाया था। ईसा मसीह के सूली पर चढ़ने के प्रकरण तक आते आते मां तथा चार्ली दोनों ही रोने लगे थे। स्वयं की आत्मकथा में चैपलिन लिखते हैं, ओकले स्ट्रीट के तहखाने के उस अंधियारे कमरे में माँ ने मेरे सामने संसार की वह सबसे दयालु ज्योति उजागर की थी, जिसने साहित्य और नाट्य को उनके महानतम और समृद्धतम विषय दिए थे। ये महानतम और समृद्धतम विषय थे स्नेह, करुणा और मानवता, और इन्हीं से जुड़े हुए थे चार्ली चैपलिन के जीवन मूल्य। दूसरी घटना भी कम मार्मिक नहीं है। बालक चैपलिन उन दिनों एक ऐसे घर में रहता था जहां से कसाई खाना अधिक दूर नहीं था। वह प्रतिदिन सैकड़ों जानवरों का वहां ले जाया जाना देखता था। एक बार एक भेड़ किसी तरह जान छुड़ाकर भाग निकली। उसको पकड़ने वाले पीछा करते हुए कई बार फिसले, गिरे तथा पूरी सड़क पर ठहाके लगने लगे। इस तरह के दृश्य आप चार्ली चैपलिन के फिल्मों में देख सकते हैं, देख क्या सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। तो क्या हुआ कि उसको पकड़ने वाले पीछा करते हुए कई बार फिसले, गिरे तथा पूरी सड़क पर ठहाके लगने लगे। अंत में उस गरीब जानवर को पकड़ लिया गया, मतलब निरीह जानवर, तथा उसे फिर से कसाई के पास ले जाने लगे। तब चार्ली को कुछ एहसास हुआ कि उस भेड़ के साथ क्या होगा। वह जोर जोर से रोता हुआ माँ के पास दौड़ा, उसे मार डालेंगे, उसे मार डालेंगे। बाद में चैपलिन ने अपनी आत्मकथा में लिखा, बसंत की वह बेलौस दोपहर और वह मजाकिया दौड़ कई दिनों तक मेरे साथ रही, और मैं कई बार सोचता हूँ कि उस घटना ही ने कहीं मेरी भावी फिल्मों की भूमि तय नहीं कर दी थी। त्रासदी और हास्योत्पादक तत्वों के सामंजस्य का त्रासदी, उस जानवर को, उस भेड़ को मार डालने की त्रासदी, और हास्योत्पादक उसको पकड़ने वाले जो उसका पीछा कर रहे थे उनका कई बार फिसलना, गिरना तथा पूरी सड़क पर ठहाके लगना। ये दोनों ऐसी चीज थी जो त्रासदी और हास्योत्पादक तत्वों के सामंजस्य से बनी थी, जिसका उन प्रभाव चार्ली चैपलिन के फिल्मों पर पड़ा। तभी तो उन्होंने कहा कि मैं कई बार सोचता हूँ कि उस घटना ही ने तो कहीं मेरी भावी फिल्में, मतलब भविष्य में जो उनकी फिल्में बनने वाली थी, आने वाली फिल्मों की भूमि तय तो नहीं कर दी थी। भारतीय कला तथा
शास्त्र को, भारतीय कला तथा सौंदर्य शास्त्र को कई रसों का पता है और उनमें से कुछ रसों का किसी कलाकृति में साथ साथ पाया जाना लाभप्रद भी माना गया। जीवन में हर्ष और विषाद तो आते रहते, यानी जीवन है तो सुख दुख आते रहते हैं। यह संसार की सभी सांस्कृतिक परंपराओं को मालूम है, किंतु करुणा का हास्य में बदल जाना एक ऐसे रस सिद्धांत की मांग करता है, यानी दुख का सुख में बदल जाना, दुख का हंसी में बदल जाना एक ऐसे रस सिद्धांत की मांग करता है जो भारतीय परंपराओं में नहीं मिलता है। रामायण और महाभारत में जो हास्य है वह दूसरों पर, मुख्यतः वह पर संताप से प्रेरित है। अगर दूसरा दुखी है तो हम हंस रहे हैं। जो करुणा है वह प्रायः सद व्यक्तियों के लिए तथा कभी कभार दुष्टों के लिए। संस्कृत नाटकों में जो विदूषक है वह राज व्यक्तियों से कुछ बदतमीजियां तो अवश्य करता है। जो विदूषक होता है, जो हंसाने वाला होता है, जो जोकर होता है, संस्कृत नाटकों में हुआ करता था। संस्कृत नाटकों में जो विदूषक यानी जोकर हंसाने वाला हुआ करता था वह राज व्यक्तियों से कुछ बदतमीजियां तो अवश्य करता, किंतु करुणा और हास्य का सामंजस्य उसमें भी नहीं था। अपने ऊपर हंसने तथा दूसरों में भी वैसा ही साहस पैदा करने की शक्ति भारतीय विदूषकों में कुछ कम ही नजर आती, यानी अपने ऊपर हंसने वाले पात्र भारतीय विदूषकों में कम नजर आते। इसलिए भारत में चार्ली के इतने व्यापक शिकार का एक अलग सौंदर्य शास्त्रीय महत्व तो है। साथ ही भारतीय जनमानस पर उसने जो भी प्रभाव डाला हो उसका पूरा मूल्यांकन शायद अभी होने का है। यही कारण है कि भारत में चार्ली को व्यापक रूप में स्वीकार किया गया है, बड़े स्तर पर स्वीकार किया गया है और उसका जो जनमानस पर प्रभाव पड़ा है उसका मूल्यांकन अभी हुआ नहीं है, होने को है। करुणा कब हास्य में बदल जाएगी, हास्य कब करुणा में परिवर्तित हो जाएगा, इसे पारंपरिक या सैद्धांतिक रूप से अनजान, इससे पारंपरिक या सैद्धांतिक रूप से अनजान भारतीय जनता, पारंपरिक मतलब जो परंपरा से चलते आया, सिद्धांत उस पर कोई ऐसी बना नहीं है, सिद्धांत ऐसा कोई उस पर बना नहीं है। इस रूप से अनजान भारतीय जनता ने उस फिनोमेनन को ऐसे स्वीकार किया जैसे बत्तख पानी को स्वीकारती है। किसी विदेशी कला सिद्धांत को इतने स्वाभाविक रूप से कुछ पचाने से कुछ अलग प्रश्न खड़े होते तथा अंततः एक प्रकार की कला की सार्वजनिकता को रेखांकित करते। किसी भी समाज में इन्हें गिने लोगों को अमिताभ बच्चन अथवा दिलीप कुमार कहकर ताना दिया जाता है, किंतु किसी भी व्यक्ति को परिस्थितियों का औचित्य देखते हुए चार्ली अथवा जॉनी वॉकर कह दिया जाता है। वह स्वयं भी एक स्वीकारोक्ति है कि आज हमारे बीच नायक कम है, जबकि हर आदमी दूसरे को कभी न कभी विदूषक समझता है। दरअसल मनुष्य स्वयं ईश्वर या नियति का मतलब भाग्य का विदूषक, जोकर, क्लाउन या साइड किक है। यह अकारण ही नहीं है, मतलब बेमतलब ही नहीं है कि महात्मा गांधी से चैपलिन का खासा पुट था तथा गांधी और नेहरू दोनों ने कभी चार्ली का सानिध्य अर्थात साथ चाहा था। चार्ली चैपलिन के नितांत अभारतीय सौंदर्य शास्त्र की इतनी व्यापक स्वीकृति को देखकर राज कपूर ने भारतीय फिल्मों का एक बहुत साहसिक प्रयोग किया था। आवारा मात्र दी ट्रैम्प का शब्दानुवाद ही नहीं था, वरन चार्ली का भारतीयकरण भी था। वह अच्छा ही था कि अभिनेता राज कपूर ने चैपलिन की नकल करने के आरोपों की कभी परवाह नहीं की। राज कपूर के आवारा तथा श्री 420 के पहले फिल्मी नायकों पर हंसने तथा स्वयं नायकों के अपने ऊपर हंसने की परंपरा नहीं। सन 1953-57 के बीच जब चार्ली अपने गैर ट्रैम्पनुमा अंतिम फिल्में बना रहे थे, तब राज कपूर चार्ली का युवा अवतार ले रहे थे। फिल्म तो दिलीप कुमार
फिर तो दिलीप कुमार, शबनम, बाबुल, कोहिनूर, गोपी, लीडर, देव आनंद, 9, 2, 11, 3 देवियां, फंटू, अमिताभ बच्चन, शम्मी कपूर, अमर अकबर एंथोनी तथा श्रीदेवी तक किसी न किसी रूप से चार्ली का कर्ज स्वीकार कर चुके थे। बुढ़ापे में जब अर्जुन अपने स्वर्गवासी मित्र कृष्ण, महाभारत के पात्र अर्जुन और कृष्ण, स्वर्गवासी मित्र कृष्ण की पत्नियों को डाकुओं से ना बचा सके और हवा में तीर चलाते रहे तो यह दृश्य करुणा और हास्योत्पादक था, किंतु महाभारत में केवल उसकी त्रासद व्याख्या स्वीकार की गई, यानी सिर्फ त्रासदीपूर्ण व्याख्या ही स्वीकार की गई। आज फिल्मों में किसी अभिनेता को झाड़ुओं से पिटता हुआ भी दिखाया जा सकता है, किंतु हर बार हमें चार्ली की ही ऐसी फजीहतें स्मरण हो जाती है, याद आ जाती है। चार्ली चैपलिन की अधिकांश फिल्में भाषा का इस्तेमाल नहीं करती, यानी मूक होती, इसलिए उन्हें अधिक से अधिक मानवीय होना पड़ा। सबाक चित्रपट पर बहुत से बड़े बड़े कॉमेडियन हुए। सबाक मतलब बोलती फिल्मों पर चैपलिन की अधिकांश फिल्में मूक थी, बोलती नहीं थी, किंतु वे चार्ली की सार्वभौमिकता तक आखिर क्यों नहीं पहुंच पाए, इसकी पड़ताल अभी होने को है, यानी इसकी खोज अभी होने को है। चार्ली का चिर युवा होना अथवा बच्चों जैसा दिखना एक खासियत ही तो है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते, यानी हर संस्कृति के लोगों को अपने लगते हैं, अपने आसपास के लगते हैं, अपने देश के, अपने परिवेश के लगते हैं। अर्थात उनके पास जो भी अड़ंगे चीजें, खलनायक, दुष्ट औरतें इत्यादि रहते हैं, वे एक सतत विदेश अथवा परदेश बन जाते हैं। और चैपलिन क्या बन जाता है? चैपलिन हम बन जाते हैं। चार्ली की सारी मुसीबतों में हमें यह भी लगता है कि यह मैं भी हो सकता हूँ, किंतु मैं से ज्यादा चार्ली हमें हम लगते हैं। यह तो संभव है कि कुछ अर्थों में बस्टर कीटन चार्ली से बड़ी हास्य प्रतिभा हो, किंतु कीटन हास्य का काफा है, जबकि चैपलिन प्रेमचंद के अधिक नजदीक है, यानी हास्य और करुणा का जो एक मिश्रण होता है। यदि एक होली का त्योहार छोड़ दे तो भारतीय परंपरा में किसी व्यक्ति की अपने पर हंसने, स्वयं को जानबूझकर हास्यप्रद बना डालने की परंपरा ना के बराबर है। गांवों तथा लोक संस्कृति में तब भी वह शायद हो, नगर सभ्यता में तो वह नहीं। चार्ली का भारत में महत्व यह है कि वह अंग्रेज जैसे व्यक्तियों पर हंसने का मौका देते हैं। चार्ली खुद पर सबसे ज्यादा तब हंसता है जब वह खुद को गर्वोन्मत्त आत्मविश्वास से लबरेज, सभ्यता, सफलता, संस्कृति तथा उन्नति की प्रतिमूर्ति और दूसरे से अधिक शक्तिशाली तथा श्रेष्ठ और अपने ब्रजादपि कठोरानी एवं मृदनी कुसुमादपि पल में दिखलाता है। तब यह समझिए कि कुछ तो ऐसा होना चाहता है जिससे वह सारी की सारी गरिमा सुई चुभे गुब्बारे की तरह खुश हो जाएगी। यानी एक समय में वह बहुत ज्यादा गर्वोन्मत्त है, यानी गर्व से उन्मत्त है, गर्व से मतलब गर्व के नशे में है, आत्मविश्वास से लबरेज है, मतलब भरा हुआ है, सभ्यता, अपनी सभ्यता, सफलता, संस्कृति तथा उन्नति की प्रतिमूर्ति है, मतलब उसकी छवि है, दूसरों से अधिक शक्तिशाली तथा श्रेष्ठ है और अपने को ब्रज से भी ज्यादा कठोर और पुष्प पे भी ज्यादा मृदु उस पल में दिखलाता है। तब यह समझिए कि आगे क्या है, वो टाई फिश होने वाला है, यानी जिससे वह यह सारी की सारी गरिमा सुई चुभे गुब्बारे की तरह खुश हो जाएगी। अपने जीवन के अधिकांश भागों में हम चार्ली के टिल्ली होते हैं, मतलब छाया होते हैं, जिसमें रोमांस सदा पंक्चर होते रहते हैं, यानी टाई फिश। हमारे महानतम पलों में से कोई भी हमें चिढ़ाकर अथवा लात मारकर भाग सकता है। सूरवीर पलों में हम क्लैब या पलायन के शिकार हो सकते हैं और कभी कभार लाचार होते हुए भी हम जीत सकते हैं, क्योंकि मूलतः हम सब चार्ली, यानी अंदर से हम सब चार्ली हैं, क्योंकि हम सुपरमैन नहीं बन सकते। सत्ता, बुद्धिमत्ता, शक्ति, प्रेम और पैसों के चरमोत्कर्ष में हम जब आईना देखते हैं
तो क्या हो जाता है, हमारा चेहरा चार्ली चार्ली हो जाता है, यानी हम अपने हकीकत तक पहुंच जाते हैं, हम अपने मिट्टी के जुड़ाव तक पहुंच जाते हैं, यानी हमारा चेहरा कैसा हो जाता है, चार्ली चार्ली जैसा हो जाता है। यह थी विष्णु खरे द्वारा रचित पाठ चार्ली चैपलिन यानी हम सब की व्याख्या।